नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रकूट वंश के बारे में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो हो सके तो आप इनके नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आज हम पढ़ते हैं, देखिए हमने एमपी इतिहास की एक श्रृंखला शुरू की थी। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए एमपी इतिहास के, एमपी हिस्ट्री के, और बीच में काफ़ी गैप हो गया। उसके बाद दोबारा हमने शुरुआत की है। इसके अंतर्गत शुरुआत में पहला आपका टॉपिक है राष्ट्रकूट। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज टॉपिक की फ्रेमिंग क्या है, आइए देखते हैं। हम समझेंगे जो राष्ट्रकूट वंश है इन किसके सामंत थे और एक किसके अधीन, बाद में किसके साम्राज्य में शामिल हो गए, एमपी में कहाँ शासन किया है, किन दो शाखाओं के माध्यम से इन्होंने शासन किया है, बैतूल अमरावती क्षेत्र और मान्यखेत। और बैतूल अमरावती क्षेत्र में कौन कौन से राजा फेमस हुए, क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, मान्यखेत वाले शाखा में कौन कौन से राजा फेमस हुए, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, और कौन से शिलालेख अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और अंत में ये किस साम्राज्य में शामिल हो गए। इस प्रकार से हमें पढ़ना है कि जो राष्ट्रकूट वंश है ये कहाँ पर आए, कहाँ शासन किया, और अंत में किस साम्राज्य के द्वारा पराजित होकर किस साम्राज्य में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि कलचुरियों के सामंत थे। देखिए जो राष्ट्रकूट थे ये कलचुरियों के अधीन रहकर कार्य कर रहे थे, उनके अधीन थे। ठीक है, उनके अधीन अधिकारी या किसी पद पर रहे होंगे। इसके बाद में चालुक्यों से पराजित होकर उनके प्रति समर्पित हो गए, उनके अधीन हो गए। ये बात क्लियर, आपको उनमें शामिल हो गए। अब इनकी दो शाखाएं थी, कौन कौन सी, बैतूल अमरावती क्षेत्र ये शाखा एक थी। ये एमपी का जो दक्षिण पार्ट देखिए आप, ये बैतूल है, ये अमरावती है, तो इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, पहली शाखा। दूसरी शाखा थी मान्यखेत, ये प्रमुख शाखा थी, ये मजबूत थे। इसका शासक था दंती दुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं पहली शाखा की, बैतूल अमरावती क्षेत्र। 4 राजाओं के नाम सुनने में आते हैं जो काफ़ी फेमस थे, काफ़ी प्रमुख हुए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नंदराज युद्धासुर। अब जो नंदराज युद्धासुर है इसके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, तीतरखेड़ी और मुल्ताई, यानी बैतूल वाला पार्ट जो है, तो तीतरखेड़ी और मुल्ताई से इनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं, नंदराज युद्धासुर के। तो किसके अंतर्गत, किस शाखा में ये 4 राजा आते थे, ये आपको पता होना चाहिए, और किसके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी शाखा काफ़ी मजबूत थी, यानी दंती दुर्ग वाली शाखा जो मान्यखेत, ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट आपका जो मान्यखेत है, तो ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच वाला पार्ट है। तो दंती दुर्ग वाली जो शाखा थी काफ़ी मजबूत थी, तो इस शाखा को, यानी बैतूल अमरावती शाखा को दंती दुर्ग ने अपनी शाखा में शामिल कर लिया, यानी पहली शाखा दूसरी शाखा में शामिल हो गई और उसके बाद उनका साम्राज्य आगे बढ़ा है। तो दंती दुर्ग ने मान्यखेत को राजधानी बनाया था, दक्षिण वाले पार्ट को। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, देखिए दंती दुर्ग ने उज्जैनी पर आक्रमण किया और वहाँ के गुर्जर शासकों को बंदी बनाया। 2 बातें मालूम पड़ती हैं, उस समय एमपी में गुर्जर शासकों का शासन था और उज्जैनी पर आक्रमण किया। तो सेकंड बात क्या मालूम पड़ती है कि एमपी के बड़े भूभाग पर इनका शासन रहा होगा, यानी इतने बड़े भूभाग पर आक्रमण किया है तो इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन भी किया होगा। 2 बातें मालूम पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं कृष्ण। तो एमपी के संपूर्ण मराठी क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, यानी एमपी का दक्षिणी भाग जो है मराठी बेल्ट था, तो इसको अपने अधीन किया, वहाँ पर शासन किया। इसके बाद आते हैं गोविंद द्वितीय, निर्बल शासक थे, इनके बारे में कोई फैक्ट नहीं है। इसके बाद आते हैं ध्रुव, इनके भाई थे। ध्रुव स्वयं शासक बन बैठा, इन्होंने स्वयं ही अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ये राजा बन गए। इनके बारे में 2 फैक्ट है, इन्होंने मालवा पर अधिकार किया, मालवा क्षेत्र जो आपका एमपी का पश्चिमी पार्ट है वहाँ पर शासन किया। कन्नौज पर अधिकार के लिए उत्तर भारत में अभियान चलाया। कन्नौज जो है उत्तर भारत का सेंटर पॉइंट था, तो वहाँ पर हर राजवंश वहाँ पर शासन करना चाहता था, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था ताकि वो पूरे भारत को कंट्रोल कर पाए। इस प्रकार ध्रुव ने भी यही किया, कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया, अभियान चलाए। इसके बाद ध्रुव ने अपने पुत्र के लिए गद्दी छोड़ दी, त्याग दी, गोविंद तृतीय के लिए। इसका पुत्र था गोविंद तृतीय।
इनकी क्या उपलब्धि है, इनके बारे में क्या फैक्ट है। इनका उद्देश्य भी कन्नौज पर अधिकार करना था। इसके लिए इन्होंने दक्कन में स्थिति मजबूत की, दक्कन में अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग की, ताकि उत्तर भारत में ये अभियान चला सकें, कन्नौज पर अधिकार कर सकें। और उज्जैन कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भोपाल झांसी होते हुए आगे बढ़े। भोपाल झांसी जो का रूट है उसको फॉलो किया। युद्ध भी इनके हुए हैं। बुंदेलखंड में प्रतिहार शासक नागभट्ट से इनका युद्ध हुआ है और नागभट्ट को इन्होंने पराजित किया है। एक अच्छा फैक्ट है। इसके बाद इनके जो अभियान हैं, यानी जो गोविंद तृतीय, इनके अभियानों का वर्णन संजन ताम्रपत्र में दिया हुआ है। इनके कौन कौन से अभियान कहाँ कहाँ हुए हैं, और इन अभियानों से, इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने हिमालय तक सैनिक अभियान चलाया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत में हिमालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर भी अपना अभियान चलाया, वहाँ पर भी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया है। नर्मदा तट में जो विंध्य क्षेत्र है ऊपर वाला, तो वहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी विंध्य क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया है। मालवा इंद्रगढ़, मालवा पता है आपको कहाँ पड़ता है, एमपी का पश्चिमी पार्ट, और इंद्रगढ़ यानी दतिया वाला क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में इनके शासनकाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, इसके बाद आपके आते हैं अमोघ वर्ष। ये अल्पवयस्क थे, काफ़ी छोटे थे, तो कर्क के संरक्षण में, कर्क एक राजा थे बाद में, तो कर्क के संरक्षण में शासन किया। कर्क भी बाद में राजा बने हैं, कर्क द्वितीय। तो अमोघ वर्ष को कर्क के संरक्षण में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि भाई अमोघ वर्ष किसके संरक्षण में इन्होंने शासन किया। इसके बाद कृष्ण तृतीय आते हैं, तो ये इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया कि साम्राज्य का विस्तार कर पाएँ, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। भोज, चोल और प्रतिहारों से ये काफ़ी इनकी हार हुई है। इसके बाद आते इंद्र तृतीय। उस ज़माने में देखिए, उस ज़माने में ऐसा था कि जो राजवंश होते थे अपने बच्चों का विवाह करते थे आपस में, ताकि इनके संबंध में मिठास आए और इनके साम्राज्य का विस्तार हो पाए और शक्ति में वृद्धि हो पाए। यहाँ भी ये हुआ। राष्ट्रकूटों ने कलचुरियों से अपने संबंधों में मिठास लाने के लिए आपस में विवाह किया। तो इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी की कलचुरी राजकन्या वैजंबा से विवाह किया। किसने? इंद्र तृतीय ने वैजंबा से विवाह किया, जो कि कलचुरी राजकन्या थी। दोनों राजवंशों को निकट लाने का प्रयास किया, मैंने बताया आपको। इसके बाद महिपाल, यानी पाल वंश का शासक महिपाल को पराजित किया। और इनके बारे में फैक्ट और है कि इंद्र तृतीय के अभिलेख इंद्रगढ़, दतिया वाला पार्ट और मंदसौर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मंदसौर और इंद्रगढ़ से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद गोविंद चतुर्थ आते हैं और अमोघ वर्ष तृतीय आते हैं। इनके बारे में कोई खास फैक्ट नहीं है। फिर आते हैं कृष्ण तृतीय। इनकी 4 से 5 उपलब्धियां हैं। क्या उपलब्धियां हैं? इन्होंने भी उत्तर भारत पर अभियान चलाया है, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। पहले देखिए, यहाँ पर उज्जैन पर, ऊपर उज्जैन पर आक्रमण किया, अधिकार किया। फिर मालवा पर अधिकार किया। यहाँ पे बुंदेलखंड, एमपी के बड़े भूभाग पर इन्होंने आक्रमण किया और शासन किया। तो कृष्ण तृतीय ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। और ये जो आक्रमण है, इसकी जानकारी हमें मैहर का जूरा क्षेत्र से शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो जूरा जो कि मैहर में है, तो वहाँ से हमें जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उससे हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया होगा। ठीक है, जानकारी का जो सोर्स है वो ये है। इसके बाद सियक, जो कि परमार शासक थे, तो सियक को पराजित कर उज्जैनी पर अधिकार किया, उज्जैनी पर दोबारा से अधिकार किया। ठीक है, और इसके बाद अंतिम शासक होते हैं नरेश इंद्र चतुर्थ। इस जो राजवंश है, इसके अंतिम शासक थे नरेश इंद्र चतुर्थ। तो इन्हें चालुक्य शासक थे तेलब द्वितीय। कौन थे? तेलब द्वितीय। इनसे इन्हें पराजित होना पड़ा और इसके बाद चालुक्यों ने इस साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, नरेश इंद्र चालुक्यों से पराजित हुए और चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो बेसिकली ये लोग कलचुरियों के सामंत थे, उनके अधीन थे। फिर एमपी में शासन किया, या एमपी के बाद भारत के जो दक्कन वाला क्षेत्र, वहाँ शासन किया। और बाद में ये कलचुरियों, चालुक्यों से पराजित हुए और उनके साम्राज्य में शामिल हो गए। इस प्रकार से आज के टॉपिक को हमने पढ़ा है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी कई टॉपिक हैं जिनको हम लेके आने वाले हैं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।